यार भैया, मैथ से डर भी लगता है और सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी करना है। इसलिए इस वीडियो में आए हैं कि हमें कुछ टिप्स बता दो जिससे हम मैथ्स का एग्जाम अच्छे से दे सकें और स्कोर भी कर सकें और पहली बार में सीए फाउंडेशन क्लियर भी कर सकें। अगर आपको भी चाहिए मैथ्स के लिए टिप्स तो इस वीडियो में ना ध्यान देना और इस वीडियो को अच्छे से देखना और मेरे साथ कनेक्ट करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। जितने टाइम की वीडियो होगी उससे ज्यादा मैं आपको टिप्स बता दूंगा कि आप मैथ्स में कैसे स्कोर कर सकते हो और आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठे होगे। देखो, रिवाइज तो आप सबने किया हुआ है, बात आती है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप पेपर दे रहे हो अपना। इसके लिए मैंने ना एक एमटीपी दिया है सितंबर वाला, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको और ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच सको मैथ में से। सबसे पहले तो आप मेरे साथ ही एज्यूम करो कि आप भी एग्जाम हॉल में बैठे हो और मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा हूँ। आपका माइंडसेट कैसा है और मेरा माइंडसेट कैसा है। एज्यूम करो ये एग्ज़ाम का पेपर है सितंबर वाला, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अब हमने घर से क्या करके जाना है, हमारे ना चैप्टर डिवाइड होने चाहिए। कैटेगरी, 3 कैटेगरीज बनाएंगे हम चैप्टर की। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो चैप्टर्स होंगे जो हमें बिल्कुल आते हैं और हम एग्ज़ाम में करके आएंगे। कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स होंगे जो हमने किए तो हैं बट इनकी प्रेपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं है। कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स होंगे जो हमने बिल्कुल छोड़े हैं चैप्टर्स। मैं अपने हिसाब से ये कैटेगरी कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आपके चैप्टर्स जो होंगे आपने अलग किए हैं, मैंने अलग किए थे। तो कैटेगरी सबसे पहले डिवाइड होगी। ये चैप्टर्स जो हमने करने हैं बिल्कुल पेपर में छोड़ के नहीं आने। ये चैप्टर्स जो हमने ठीक ठीक किए हैं, ये चैप्टर्स जो हमने बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल छोड़ के आए हैं। उसके बाद अगला स्टेप, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो सबसे पहले तो आईसीआई का माइंडसेट समझो। आईसीआई ऐसे एग्जाम डालता है मैथ का जैसे कि ना पहले 10 से 15 क्वेश्चन ना डिफिकल्ट वाले होते हैं जो देख के हम पैनिक करते हैं और आगे वाला पेपर भी भूल जाते हैं। तो ये गलती हमने नहीं करनी। हम क्या करेंगे, हम एग्जाम में गए, ये हमारा पेपर है, पहला पेज है, पहला पेज छोड़ दो, बिल्कुल देखना भी नहीं है, डायरेक्ट दूसरे पेज पे आ जाओ। इससे क्या हुआ, आपके पहले वाले क्वेश्चन स्किप हो गए एक बार के लिए। मतलब जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है एक बार के लिए आपने साइड पे कर दिया कि ये डिफिकल्ट वाला है, पहले हम जिससे स्कोर कर सकते हैं उससे स्कोर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, आपका डाउट होता है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे या नहीं, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब पे बताते हैं कि यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता। तो मैं अपना बता दूं, मैं जून में एग्जाम दे के आया, मैंने इधर कैलकुलेशंस भी की, इधर टिक भी लगाए, इधर सर्कल भी लगाए, मैं करके आया। हाँ मतलब नॉर्मल किया था, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया था, तो नॉर्मल आप भी कर सकते हो। और एग्जाम में पेंसिल यूज़ करनी है इस पेपर के ऊपर, पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करना। हमारे एग्जाम में हमारे 3 सिंबल होंगे जो हम एज्यूम करके जाएंगे, एक टिक, एक क्रॉस, एक सर्कल, ठीक है। मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आपने कर लिया, ये वाला 13th क्वेश्चन है, आपने कर लिया एग्जाम में, टिक लगाओ, इतना टिक लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, टिक लगाओ। हाँ, ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, यहाँ पे आपने बिल्कुल टिक नहीं लगानी, यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो। मान लो इसका आंसर आपका आया बी, यहाँ पे आप बी लिखो, ठीक है। और जो इसको सोल्व करने की कैलकुलेशन है ये आप कहाँ पे करोगे, आपके एग्जाम में पीछे 2 शीट एक्स्ट्रा दी होंगी, रफ शीट, वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, टाइम वेस्ट मत करना, वहाँ पे मत करना। जो ये एरिया ना, ये वाला एरिया, इतना इतना एरिया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रफ रफ कैलकुलेशन कर लेना, लाइट लाइट, बहुत डार्क मत करना, लाइट कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर लिख के, यहाँ पे टिक मत लगाना, बस यहाँ पे आंसर लिख लेना। और जब आपका ये पेज मान लो 12 से लेके आपके 17 क्वेश्चन तक हो जाए, बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नहीं हुए, बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने लगाए हैं कि मैं ये बाद में करूंगा, तो उन क्वेश्चन को कोई बात नहीं, मतलब जितने हो गए, मान लो 1 क्वेश्चन हुआ इस पेज में से, या 2 क्वेश्चन हुए या 3 हुए, ये आप साथ ही साथ ओएमआर में भर दो। और ये सिंबल की बात करें, टिक वाला सिंबल उसके लिए जो आपका हो गया, क्रॉस वाला लगा दो जो आपका बिल्कुल नहीं हुआ, जो आपने पता है ये छोड़ना है, ये मैंने अभी भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना। और सर्कल वाला वो हुआ जो आपने बाद में देखना है, जब आप 100 तक पहुंच जाओगे और वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो वो सर्कल वाला वो होगा जो आपने बाद में देखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, मान लो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने स्टार्ट किए, मान लो आपने इस पेज पे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, मान लो ये क्वेश्चन आपको आता था, ये भी आता था,
ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने बिल्कुल नहीं करना, ये भी आपको आता था, ये भी आपको आता था, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने बिल्कुल नहीं करना, बाद में भी नहीं करना। तो आपको पता है ये पेज आपका कंप्लीट है। आप जब दूसरी बार आओगे आप इस पेज को नहीं देखोगे, ये आपको पता है ना। बट इसके लिए मैं आपको बता दूं, पेज के कॉर्नर पे यहाँ पे डबल लाइन ऐसे लगा लो, बुक मार्क लगा लो, क्योंकि आपको पता है जब आप स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से लेके एक बार 100 क्वेश्चन तक चेकिंग करने जाओगे तो आपको इस पेज को बिल्कुल नहीं देखना। यहाँ पे टाइम एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करना। बुक मार्क लगा हुआ है, इसको देखोगे, स्किप करोगे। तो बुक मार्क लगा, मान लो आप रिवीजन चेक कर रहे हो दोबारा, बुक मार्क लगा हुआ, आप छोड़ दो सारे, कुछ मत देखो इसमें से, नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स। जो हमने कैटेगरी सी में चैप्टर्स डाले थे जो हमको बिल्कुल नहीं आते थे, मान लो उनका क्वेश्चन आ रहा है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लोग वाला, लोग आप घर से बिल्कुल नहीं करके आए और आपको ये चीज़ नहीं आती, तो आप डायरेक्ट इसको क्रॉस करो कि आपको ये चीज़ नहीं आती और नेक्स्ट पे मूव करो। हम क्या होता है, पिछली बार जून में क्या हुआ था, मेरे साथ वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिए वो वाले क्वेश्चन भी देखने लग गए एग्ज़ाम में जो उनको बिल्कुल नहीं आते, और उनसे उनका टाइम वेस्ट हो गया। एक तो माइंडसेट ख़राब हो गया कि हमको ये आ क्यों नहीं रहा, और माइंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एमटीपी करके जाओगे, आपका माइंड प्रिपेयर होगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अब देखो, ये है एलआर वाले क्वेश्चंस। मान लो आप एलआर वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हो और आपको पता है आपने घर से एलआर अच्छे से की थी। मान लो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा, तो आप उधर ना स्ट्रेस लेवल बढ़ा के मत बैठ जाना। एक बार नहीं हो रहा, एक बार ट्राई करो, अगर दूसरी बार ट्राई करना है तो करो, और तीसरी बार ना इसको एक सर्कल लगा लो कि इसको मैं लास्ट में देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा क्योंकि अभी मेरा इस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक पैनिक सिचुएशन मत बना के बैठ जाना कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, अब ये चैप्टर तो मैंने अच्छे से किया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलआर के नहीं होंगे आपसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टीवीएम के भी नहीं निकलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने घर से नहीं निकाले होंगे, पेपर में निकल जाएंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं पेपर में, तो ये चीज़ पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं बनानी हमने पेपर में। एक चीज़ और, हमने पेपर में तुक्के नहीं लगा के आने। मैं अपना बता दूं, मैंने एग्ज़ाम में अपने 53 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 50 मार्क्स आए थे। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता लगती है, आपने एक्यूरेसी मैटर करती है आपके एग्ज़ाम में, ना कि क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है एग्ज़ाम में। तो हमने जो क्वेश्चन करना है वो अच्छे से करना है, उसका आंसर एक्यूरेट निकालना है और सही टिक करना है, ओएमआर में भी सही सही भरना है। ये ना हो आप यहाँ कुछ और लिख रहे हो और ओएमआर में गलत लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने 50 अटैम्प्ट किए, आप कोशिश करना आप ज़्यादा करके आना। मैं बिल्कुल रिस्क के चांस पे था, बिल्कुल पास या फेल के चांस पे, बट फिर भी मेरे 50 आ गए मैथ में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जब आपका एक पेज कंप्लीट हो जाए सारा, इसको साथ साथ ही ओएमआर में कर दो। आप कई कुछ ऐसे करते हैं कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे या 15 करेंगे या 20 करेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे ओएमआर पे। ऐसे मत करना, उससे टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। मान लो आपका एक पेज हो गया और एक पेज पे एक भी क्वेश्चन हुआ, बाकी नहीं भी हुए। ऐसा भी होगा एग्जाम में कि आपके 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 4 क्वेश्चन नहीं हुए और एक ही हुआ एक पेज पे। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट पैनिक नहीं करना उस टाइम पे। एक क्वेश्चन हुआ उसको साथ ही ओएमआर पे कर लेना, और पूरा पेज कंप्लीट होने के बाद फिर ओएमआर शीट उठानी है। ऐसे नहीं कि एक हुआ ओएमआर कर दिया, एक हुआ ओएमआर कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब लास्ट तक आते आते, 100 क्वेश्चन तक आते आते आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप उनमें से पास हो सको। अच्छे, मतलब जो अच्छी तैयारी करके गया होगा वो उनमें से अच्छा भी स्कोर कर लेगा। और फिर आते हैं हम स्टार्टिंग पे। जब आपके एक बार 100 क्वेश्चन हो गए, तो आपको याद है हमने स्टार्टिंग में पहला पेज स्किप किया था क्योंकि हमें लग रहा था इसमें डिफिकल्ट है। जब आपके सारे हो गए 90 क्वेश्चंस, आपको पता लग गया कि आपने अपना ज़्यादातर एग्जाम अटेंड कर लिया, मतलब अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका जब फर्स्ट पेज आएगा, आप फर्स्ट पेज पढ़ोगे, मान लो आपके इधर डिफिकल्ट क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होगा क्योंकि आपको पता है आपने ज़्यादातर एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर लिया। बट मान लो अगर इधर इजी क्वेश्चन निकल आए, कई बार ऐसे भी होता है इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में इजी दे देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स इधर भी स्कोर हो जाएंगे। क्योंकि जून में ऐसे ही हुआ था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट पेज मैंने स्किप किया था, मैंने सारे कर लिए 100 तक, फिर मैं फर्स्ट पेज पे आया और मैंने देखा कि पहले पे ही एलआर के क्वेश्चंस दिए हुए थे और फर्स्ट पेज हमारा आसान था, तो मैंने उसमें से भी नंबर स्कोर कर लिए। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो ईजी या तो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना।
और अब मैं मैथ के आपको कैटेगरी ए के चैप्टर्स बता देता हूँ जो आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करके जाने, जिनमें से पेपर अच्छा खासा आता है और आपने ये चैप्टर्स तो करके ही जाने हैं। ये यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन से चैप्टर्स हैं, ये इनकी आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ठीक है। बाकी कैटेगरी बी कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल भी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि बाकी फाउंडेशन वालों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।